हाय एंड वेलकम टू माय हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम वाली सीरीज़ में जहाँ पे हम बना रहे हैं इवनिंग स्नैक्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई की दो बहुत ही फेमस कांदा भजी और बटाटा भजी, यानी कि प्याज के पकोड़े और आलू के पकोड़े। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको एकदम ही इस तरह से फूले फूले आलू के पकोड़े कैसे बनाने हैं, यानी कि उसके क्या टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, और प्याज के पकोड़े के लिए भी, क्योंकि उसको ना यहाँ पे खेकड़ा भजी कहा जाता है। तो वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सारा बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन, 2 कप बेसन लिया है मैंने। बेसन को ना छान लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। बेसन छानने से क्या हो जाता है, वो एकदम अच्छा फ्लफ़ी बनता है और उसमें ना कोई गुठलियाँ नहीं बनेगी। तो आप जब बैटर बनाओगे ना तो अच्छा बैटर बनेगा। उसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए वरना आप उसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ी-सी मैंने उसमें हींग डाली है, थोड़ी-सी हल्दी की पाउडर डाली है, साथ ही थोड़ा नमक डाला है मैंने उसमें। और फिर उसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन आप डालिए, इससे बढ़िया फ्लेवर आता है। हाथ पे थोड़ा-सा इस तरह से घिस के मैं डाल रही हूँ ताकि अजवाइन का फ्लेवर और उभर के आए। इन सारी चीज़ों को हमें एकदम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि जब हम बैटर बनाएँ तो ऐसा ना हो कि एक जगह पे कहीं पे हल्दी ज़्यादा हो गई, एक में कम। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल के इसका बैटर बनाएँगे। तो पानी ना हमें थोड़ा-थोड़ा ही डालना है और फिर उसके बाद में इसे चलाना है, क्योंकि जब हम घोल बनाते हैं ना, तब ऐसा ना हो कि उसमें गुठलियाँ बन जाए। हमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं चाहिए। अब देखिए मैंने चम्मच को भी साइड में रख दिया और हाथों से मैं कर रही हूँ। ये है बहुत इम्पोर्टेंट टिप कि आपको ना हाथों से इस तरह से घोल बनाना है। देखिए आपका घोल हमेशा बढ़िया बनेगा और ना आपके जो पकोड़े हैं ना वो एकदम ही बढ़िया बनेंगे। ये ना ट्रिक जनरली आप देखोगे तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना वो ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हाथों से इसे फेंटना है और फिर इसे ना आधे घंटे के लिए साइड में रख देना है। तब तक चलिए आलू ले लिया है मैंने, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और फिर उसके बाद में मैं इसको ना इस तरह से जो ग्रेटर होता है ना उसमें ही ये आपको आलू वाला भी मिल जाएगा और इस तरह से उसके हम लोग पीसेस कर लेंगे। एकदम पतले-पतले हमें उसके स्लाइसेस कर लेने हैं। तो आलू के स्लाइसेस हम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ना आलू को छिलके के साथ इस्तेमाल किया, आप चाहे तो बिना छिलके के इस्तेमाल कर सकते हो। बाहर जनरली छिलके के साथ ही आलू को इस तरह से स्लाइस किया जाता है। उसके बाद में आलू को ना हमें पानी में रख देना है और उसके बाद में ना एक 5 मिनट आप पानी में रख दो, फिर उसके बाद ना उसे एकदम अच्छे से आपको 3-4 पानी निकाल के धो लेना है। ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है। और उसके बाद चलिए मैंने साइड में रख दिया आलू को। अब करते हैं प्याज के पकौड़ों की तैयारी। तो उसके लिए मैंने प्याज को लंबाई में काट लिया है, उसमें डाल दिया थोड़ा नमक और फिर मैं प्याज को इस तरह हाथ से ही ना थोड़ा सा मसल रही हूँ। अब देखिए ये ना इतना मोटा होना चाहिए, बहुत पतला प्याज नहीं लेना है आपको, वरना पकौड़ों की वो मज़ा नहीं आएगा, उसमें प्याज का वो फ्लेवर ठीक से आएगा नहीं। थोड़ा सा हाथ से मसलेंगे, फिर उसके बाद में उसमें भी डालेंगे हरी मिर्च थोड़ी बारीक कटी हुई और उसी के साथ में मैं डाल रही हूँ धनिया, यानी साबुत धनिया जो होता है वो। अब ये ज़रूरी है, इससे बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा-सा हींग, थोड़े से हल्दी का पाउडर डालेंगे इसमें और इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, यानी कि हमने हरी मिर्च भी इस्तेमाल की है और लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो थोड़ा-सा अपने हिसाब से कम-ज़्यादा बैलेंस कर सकते हो, लेकिन इससे इतना ज़्यादा तीखा नहीं बनने वाला है। तो यही क्वांटिटी में आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद में ना बेसन हमें उतना डालना है जितना ज़रूरी है। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा बेसन डाल के इसे मिक्स करना है। प्याज़ के पकोड़े में ना जनरली हमें ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले प्याज़ में थोड़ा-सा नमक डाल के उसे मसलने के लिए कहा था, ताकि जो पानी है वो रिलीज़ हो जाए और उसी पानी में हम प्याज़ के पकोड़ों का इस तरह से ये जो मिश्रण है वो बना सकें। अब आपको जितना चाहिए उतना बेसन आपको डालना है। अब आज ना मेरे यहाँ पे थोड़ा लाइट का इश्यू था, तो मेरा एक वीडियो रह गया शूट होना, जिसमें मैंने डाला है इसमें जो चावल का आटा होता है वो। तो 1/4 कप मैंने इसमें चावल का आटा भी डाल दिया है, वो डालना है, उससे ना रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है, यानी आपके पकोड़े ना एकदम कुरकुरे से बनेंगे। और देखिए इतना ही उसमें होना चाहिए बेसन, तो उतना ही बेसन आपको डालना है। फिर उसके बाद में तेल गरम करके एक बार चेक कर लेना है कि तेल गरम हुआ है या नहीं, और बस आपको इसमें पकोड़े डालने हैं। अब पकोड़े कैसे डालने हैं, इस तरह से खुले-खुले, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे। ऐसा नहीं कि उसका बॉल बना के आपने डाल दिया, बॉल बना के डाल दिया तो फिर इसका कोई मज़ा नहीं आएगा। इस तरह से बस हाथ से उसे छोड़ देना है, ऐसे खुले-खुले पकोड़े आपको डालने हैं। और आप हमेशा की तरह उलट-पलट के दोनों तरफ से हमें इसे फ्राई करना है। फ्राइंग का जो हमारा है गैस, वो हमेशा की तरह ही मीडियम टू हाई के बीच में रहेगा। बहुत तेज़ भी नहीं, कम भी नहीं। कम आप गैस में पकोड़े जब फ्राई करते हो ना, तो क्या हो जाता है वो बहुत ज़्यादा तेल सोक कर लेते हैं
और पकौड़े अच्छे बनते नहीं। और एकदम हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम में आपको इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, उलट पुलट के। रंग देखिए एकदम बढ़िया से आपको ब्राउन होने तक उसे फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन। फिर जो आलू है ना, उसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ ताकि उसका एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। और इसे थोड़ा सा इस तरह से मैंने डैप कर लिया है, मतलब मैंने कपड़े में ही उसको थोड़ा डैप कर लिया ताकि उसका पानी थोड़ा निकल जाए। बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा बैटर बनाया हुआ था, उसमें हम इस तरह से आलू को डाल देंगे। जितना हमें एक साथ डालना है, 4-5 जितने आपको डालने हैं उतने डाल दीजिए। और फिर बस एक देखिए मैंने क्या कर लिया, छोटा सा एक ले लिया और वो ना इसमें मैं डाल के देख रही हूँ कि तेल जो है वो बराबर से गर्म है या नहीं। एकदम परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो बस इस तरह से आपको आलू डाल देने हैं। बैटर भी आप देख सकते हैं पतला है, बहुत ज़्यादा मोटा बैटर नहीं रखना है हमें, और एकदम भी पतला नहीं, मतलब उस पर कोट भी तो होना चाहिए, आलू उसमें कोट हो जाए इतना ही आपको बैटर को पतला करना है। और बस आपको इस तरह से डालते जाने हैं। जब डाल रहे हो तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की जो आँच है वो लो टू मीडियम के बीच में रहे, एकदम लो आँच नहीं रखनी है, वरना ये फूलेंगे नहीं। और जैसे ही आपने इसमें डाल दिया ना पकोड़े, फिर आपको आँच ना मीडियम टू हाई के बीच में करनी है, तभी जाके आपके पकोड़े फूलेंगे। और इस तरह से देखिए थोड़ा सा ना उस पे तेल को आपको इस तरह से डाल देना है ऊपर से। तो उससे क्या होगा, पकोड़े जो है ना वो एकदम अच्छे से फूले फूले बनेंगे और एकदम दोनों तरफ से गोल मटोल होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से देखिए पकोड़ों को अब टर्न कर रही हूँ। टर्न करने के बाद आप दूसरे साइड से भी देखोगे एकदम अच्छे से फूले हैं ना। तो यही है, और ये क्रिस्पी भी रहेंगे देखिए काफ़ी देर तक। तो ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक में आपको ना जैसे मैंने बताया वैसे आलू को धो लेना है, अच्छे से सुखा लेना है। बैटर को वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया था। और देखिए आपके आलू के पकौड़े एकदम बढ़िया बनेंगे। उसी के साथ मैं मिर्च फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हमें देते समय मिर्च भी देनी है। अब कैसे देना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने मिर्च फ्राई कर ली और उसके ऊपर थोड़े से हमें डाल देना है नमक और उसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक न्यूज़पेपर ले लिया है, इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है, क्योंकि न्यूज़पेपर में डायरेक्टली नहीं देना होता है इसीलिए। अब अगर किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हो, ये है एक प्लेट जो कि है 100 ग्राम्स, 100 ग्राम की मैंने एक प्लेट लगा ली है। और इसी के साथ मैं दे रही हूँ एक हरी मिर्च। अब मिर्च में ना जनरली वो लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े करके 2-3 टुकड़े भी दे देते हैं। और उसी के साथ लाल वाली चटनी जो हमने कल वड़ा पाव के इसमें देखी थी, वही वाली चटनी ये भी है, तो वो देनी है। अभी आपको अगर कोई बड़ी ऑर्डर आती है ना, तो यही जो पकोड़े हैं वो आप एक डब्बे में पैक करके दे दीजिए और उसके साथ जो चटनी है वो छोटे से दूसरे डब्बे में दे दीजिए। अब ये भी है प्याज के पकोड़े 100 ग्राम एक प्लेट। और जब भी हमें दोनों को मिक्स करके देना है तभी हमें दोनों 50-50 ग्राम देना है, यानी दोनों मिला के 100 ग्राम। चलिए अब देखते हैं हमें पकोड़े बनाने में कितनी लागत लगी हुई है। तो सबसे पहले प्याज के पकोड़े हम देखेंगे। उसमें मैंने प्याज, बेसन, चावल का आटा, मसाला, तेल, गैस, जितनी चीजें हमने इस्तेमाल की उसका सारा मैंने रेट यहाँ पे निकाल लिया है। टोटल आ गया 40 रुपया। अब यहाँ पे देखिए हमने प्याज जो है ना वो लिए थे 200 ग्राम। तो 200 ग्राम मैंने कौन से प्याज लिए थे, छिलके के साथ जो होते हैं वो, फिर छिलका वगैरह उतारा। फिर उसमें प्याज में हमने जब पानी मतलब नमक वगैरह डाला तो उसने थोड़ा पानी छोड़ दिया। वो सारी चीजें एकदम बाद में जब तेल में फ्राई होती है तब उसका वेट जो है वो चेंज होता है। तो हमने 200 ग्राम जब प्याज लिए ना तो उसके 200 ग्राम ही पकोड़े बने, यानी कि 2 प्लेट पकोड़े ही बने प्याज के। तो हमने 40 रुपया जो हमने सारी लागत लगाई हुई है उसका 40 रुपया आया। चटनी जो है वो 5 रुपए की। तो हमारी 2 प्लेट बन के रेडी तैयार हो गई है। तो 2 प्लेट तैयार हुई तो हमारी जो एक प्लेट की लागत है वो 22 रुपए की आ गई है। 100 ग्राम की हमने एक प्लेट लगाई हुई है तो 22 रुपए की हमारी एक प्लेट बनी हुई है। तो बेचने की कीमत जो है वो 35 से 40 है। ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब पकोड़े बनाने में इतनी मेहनत ज्यादा लगी नहीं है, तो मेहनत के ऊपर भी ये जो कॉस्टिंग होती है वो थोड़ी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कैसे आप थोड़े कम कॉस्ट में बेच सकते हैं। फिर मैंने जो ये सारी चीजें पकड़ी है वो किराने के हिसाब से पकड़ी है, आपको होलसेल से लाना है। यानी आप यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी ये कॉस्ट भी कम हो सकती है। और अगर आप यही कॉस्ट में बेच रहे हैं और यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको कम में मिल रहा है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े के लिए मैंने आलू, बेसन, मसाला, तेल, गैस सबका मैंने यहाँ पे रेट निकाल लिया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने टोटल भी कर दिए। लेकिन आलू हमने लिए थे 150 ग्राम। 150 ग्राम आलू लेने के बाद हमारे आलू के पकोड़े कितने बने?
4 प्लेट बने हैं, 4 प्लेट आलू के पकोड़े बने, 100 ग्राम के हमने एक प्लेट बेची। तो हमारा जब टोटल आता है, टोटल जो है उसमें चटनी भी ऐड करके हमने जब निकाला तो हमारा पर प्लेट आता है 16 रुपया। आलू के पकोड़े का पर प्लेट आता है 16 रुपया। तो मैंने बेचने की कीमत कितनी रखी है, 30 से लेकर 35। मैंने जैसे कहा इसमें मेहनत कम है तो आप उसको कम रेट में थोड़ा बेच सकते हो। और यहाँ पे अगर आप इसमें थोड़ी मतलब ये करोगे, होलसेल से लाओगे, जैसे आलू ना, हम जब 1 किलो आलू ला रहे हैं तो हमें वो 5 रुपए का वगैरह हो रहा है, लेकिन आप उसी जगह पे 1 की जगह 10 किलो आलू ले आओगे तो आपको ये रेट कम हो जाएगा। उसी तरह बाकी चीजों का भी है, ये भी आप होलसेल से लाओगे तो रेट कम हो जाएगा, आप कम में बेच सकोगे। अगर आपको इतने में ही बेचना है और ये चीजें आपकी कम हो जाती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमेशा से ये बात आपको याद रखनी है, जब आप बिजनेस करते हो आपको चीजें जितनी होलसेल से ला सको उतनी लानी है। मैं क्या करती हूँ, जब मैं बिजनेस करती हूँ तो मैं चीजें उन जगह से लाती हूँ जहां से मुझे वो रॉ मटेरियल पसंद है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बहुत कम में ही मिलता हो, क्योंकि मुझे क्वालिटी मेंटेन करनी है तो मैं क्वालिटी के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि जो चीज मुझे एक जगह से पसंद आती है मैं वहां से लेती हूँ, कुछ चीज मुझे कहीं और से पसंद आती है मैं वहां से लेती हूँ। पर आपको कॉस्ट देखनी पड़ती है। अगर आप कोई भी चीज ऐसी इस्तेमाल करो जो बहुत ज्यादा महंगी है तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप जितना हो सके उतना होलसेल में परचेस करिए। जैसे मैं लेती हूँ ना, तो मैं हमेशा कोई भी चीज ले रही हूँ तो जैसे रॉ मटेरियल है, जैसे अभी बेसन लेना है मुझे, तो मैं एक साथ जाके ना बेसन करीबन 15 से 20 किलो बेसन ले लेती हूँ, तो मुझे उसमें फिर कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपका प्रॉफिट बैलेंस करना है, क्योंकि इसके अलावा भी मैंने आपको जैसे कहा कि बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो हमने कॉस्टिंग में बात की हुई है, प्राइसिंग वाला वीडियो मेरा चेक कर सकते हो। तो इसीलिए ना इसे बहुत कम में नहीं बेच सकते हम, वरना हमें प्रॉफिट नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं मिक्स जो पकौड़े की प्लेट हमने लगाई वो मैंने रखी है 35 रुपए, क्योंकि एक की कॉस्ट आ गई 35 से 40 के बीच में, दूसरे की कॉस्ट आ गई 30 से 35 के बीच में। तो इन दोनों के बीच की मैंने कॉस्ट रखी है मिक्स वाले पकौड़े के लिए। वो भी हमने 100 ग्राम ही लगाई हुई है प्लेट, लेकिन मिक्स में लगाई है, आलू और प्याज दोनों के पकौड़े लगाए हैं। अब आपके कुछ सवाल मुझे आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे तो रॉ मटेरियल इतना सस्ता मिलता है, तो मिलता है तो अच्छी बात है, आप कम में बेचो, वो आपको फायदा हो जाएगा। आपके एरिया में शायद वो चीज कम में भी मिलती होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं मुंबई के रेट के हिसाब से आपको बता रही हूँ। मुंबई और पूना देखने जाए तो साइड साइड में है, मतलब बगल बगल में है, लेकिन कॉस्टिंग वहां भी चेंज होती है। पुणे में कुछ चीजें कम में बेची जाती है लेकिन मुंबई में नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग हो जाती है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट अलग हो जाती है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से इसे डिसाइड करिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है, लेकिन मुझे फिर भी कमेंट्स आते रहते हैं कि ये कॉस्टिंग जो है उसमें हमारे यहाँ पे तो इतने में मिल रहा है, उतने में मिल रहा है। तो आपके यहाँ पे जैसे मिल रहा है उस हिसाब से आप कॉस्टिंग निकालिए। ये तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह आप भी कॉस्टिंग निकालिए और आप भी बना के बेच सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में कल शाम को। बाय बाय।